ऑटो इम्यून डिजीज़ किसी को क्यों हो जाता है? क्या जेनेटिक फैक्टर है या कि परिवार की हिस्ट्री है या कि उसका खान-पान, लाइफ़स्टाइल कैसे उसको उसकी इम्यूनिटी उसको ही किल करने लगती है? तो ऑटो इम्यूनिटी के बारे में मैं कहूँ कि ये मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करती है। 15 साल से 45 साल की उम्र में ज़्यादा अच्छा। होती है। और अभी इंडिया में जैसे आपने कहा कि इसका प्रेवलेंस जिसको बोलते हैं कि हुँ। वन पॉइंट ऑफ टाइम जितना होता है कि 3 to 5 पर लाख हो जाता है। अगर ये शुरुआत में डायग्नोज़ नहीं होता है, हम्म। तो और कौन-कौन से ऑर्गन अफ़ेक्ट कर सकता है शरीर के? यदि शुरुआत में डायग्नोसिस नहीं बना तो ये शरीर का कोई भी भाग इन्वॉल्व कर सकता है। हुँ। मैं ऊपर से शुरू करूँ तो न्यूरोलॉजिकल, हुँ। आइज़, हुँ। ओरल तो होता ही है, वैसे भी ओरल अल्सरेशन होते हैं। हुँ। कार्डियोपल्मोनरी जिसमें कार्डियक का पार्ट होता है कि आपका तीनों 3 पार्ट होते हैं, 3 झिल्लियाँ होती हैं। हुँ। पेरिकार्डाइटिस जिसमें कि 2 झिल्लियों के बीच में पानी भर जाता है। और प्लेउरल एफ्यूजन जिसको बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भरना, फेफड़ों में निमोनिया हो जाना। और कभी कभी क्या होता है कि आपका ब्लीडिंग भी हो जाती है फेफड़ों के अंदर, जिसमें आपके कफ के साथ में, बलगम के साथ में ब्लड आता है। इसको पहचानने में पेशेंट देरी क्यों करते हैं? डॉक्टर के पास आने में देरी क्यों हो जाती है? इसमें मैं कहूँ केवल पेशेंट ही जिम्मेदार नहीं है। कैसे समझाते हैं आप? पेशेंट सरप्राइज़ नहीं होते कि मुझे ये कौन-सी बीमारी हुई है? बिल्कुल सरप्राइज होती हैं और कई बार तो उनको डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको उनको कंट्रोल्ड वे में ही समझाना पड़ता है। कुछ बीमारियां शोर मचाकर आती हैं और कुछ चुपचाप। लूपस दूसरी तरह की बीमारी है, धीरे धीरे बिना साफ लक्षण के शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करने वाली बीमारी। कभी थकान, कभी जोड़ों में दर्द, कभी चेहरे पर अजीब से रैशेज। लोग अक्सर इसे साधारण कमजोरी मानकर टाल देते हैं। यही लूपस की सबसे बड़ी चुनौती है, इस बीमारी को पहचानना। आज के एपिसोड में हम इस जटिल बीमारी की परतें खोलेंगे। लूपस को समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ हैं एम्स नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर दानवीर भाड़ू। वेलकम सर। थैंक यू। सर, लूपस के बारे में पढ़ रहा था मैं, तो बहुत सारा लिटरेचर पढ़ने को मिला। तो मैं सोचा आपसे यही पूछूंगा कि आसान भाषा में हमें समझाएं कि लूपस असल में है क्या। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें बुलाया। और ये अप्रैल का महीना है जहाँ पे इंडियन रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। तो इसी में आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। लुपस एक टर्मिनोलॉजी है जो कि वैसे तो लैटिन वर्ड से आया है, वोल्फ बाइट से आया है, मतलब भेड़िया जब खा जाता है तो जैसे लालिमा होती है चेहरे पे, उसी को ही लुपस बोलते हैं। अच्छा। वैसे ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। और आसान भाषा में मैं बताऊं तो ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब ये होता है कि आप किसी अपनी बॉडी को देश से कंपेयर करें तो देश में जैसे कि आपकी सुरक्षा के लिए आर्मी बनी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो हमारी बॉडी में भी ऐसी इम्यूनिटी होती है। 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक इनेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का काम पहला डिफेंस होता है, उसके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है जो कि काफ़ी स्पेशलाइज्ड होती है। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारे कमांडो फोर्सेज इस टाइप से जो प्रिसाइज अटैक करते हैं, उस टाइप की इम्यूनिटी होती है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसमें टी और बी सेल आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि टी और बी सेल में कुछ गड़बड़ हो जाती है, डिसरेगुलेशन हो जाता है, वो अपनी बॉडी के सेल्स को पहचानने से इनकार कर देती हैं और विद्रोह कर देती हैं अपनी ही बॉडी के ऑर्गन के अगेंस्ट। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ के रूप में मैनिफेस्ट करती है। इसका अलग अलग सिम्टम्स और साइन हो सकते हैं। अच्छा, तो ऑटो इम्यून को मतलब ऐसे समझें कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है बॉडी की, एग्जैक्टली। हमको बचाने के लिए है, और कोई बाहर का बैक्टीरिया, वायरस या ख़राब सेल कुछ भी आ रहा है, कोई फॉरेन, तो उसको ये किल करती है। एग्जैक्टली। इम्यूनिटी ही हमारे कैंसर सेल को भी किल करती है, हाँ, कुछ जो हद तक बोल शरीर में सकते जो हैं। कार्सिनोजेंस आते हैं। तो ऐसा क्या होता है, मतलब ये तो मेडिकल टर्म है, आपने बताया कि टी सेल्स, ऐसा क्या होता है कि बॉडी वो कंफ्यूज हो जा रही है और खास लूपस ही बीमारी ही करती है या और कोई बीमारी भी होती है इससे, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से? ऑटोइम्यून डिजीज में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। वैसे मोस्ट कॉमन होती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। और ये लुपुस है वो काफ़ी जटिल बीमारी है वैसे देखा जाए तो। प्रोटोटाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज बोल सकते हैं इसको। तो बीमारियां वैसे जिसमें भी एंटीबॉडी बनती हैं वो सारी बीमारियां ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती हैं। अलग अलग ऑर्गन के अगेंस्ट में मैनिफेस्ट कर सकती है। न्यूरोलॉजिकल है, कार्डियोपल्मोनरी है, एब्डोमन का है, पेट का, और बहुत सारे ऑर्गन जो भी हैं वो हिमेटोलॉजिकल है। तो कहीं पे भी इन्वॉल्व करती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है।
अच्छा, क्या कारण इसके प्रति देखते हैं आप? ऑटो इम्यून डिजीज़ किसी को क्यों हो जाता है? क्या जेनेटिक फैक्टर है, या कि परिवार की हिस्ट्री है, या कि उसका खान पान लाइफस्टाइल? कैसे उसको उसकी इम्यूनिटी उसको ही किल करने लगती है? तो ऑटो इम्यूनिटी के बारे में मैं कहूँ कि ये मल्टीपल फैक्टर्स पे काम करती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि जेनेटिक वाला एक आपने बोला, लुपुस है उसमें पॉलीजेनिक होता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं कि वातावरण के भी होते हैं फैक्टर काम करते हैं इसमें। मोनोजेनिक भी होता है। मोनोजेनिक का मतलब वो ये होता है कि एक ही जीन काम कर रहा है, ये बच्चों में ज़्यादा होती है। अच्छा, हाँ। और इसको अगर देखा जाए कि किन लोगों पर इसका खतरा सबसे ज़्यादा है, जैसे कि महिलाएं, या आपने ओपीडी करते हुए कभी ये गौर किया हो कि कोई खास उम्र में ज़्यादा ये बीमारियां फैल रही हैं? इसके साथ ही ये जुड़ा सवाल भी है कि अभी ये भारत में कितना आम है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका ये है कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है। इसका रेशियो है 9 टाइम्स मोर इन द फीमेल्स, मेल से ज़्यादा होती है। और ये रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा होती है, जैसे कि मैं कहूँ कि 15 साल से 45 साल की उम्र में ज़्यादा होती है। और अभी इंडिया में जैसे आपने कहा कि इसका प्रेवलेंस जिसको बोलते हैं कि वन पॉइंट ऑफ टाइम जितना होता है कि 3 to 5 पर लाख हो जाता है। दैट मीन्स इफ़ यू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली तो 70 से 1 लाख के लोग लगभग अभी इंडिया में होंगे। 140 करोड़ ऐसे भी हो पॉपुलेशन में। सकते हैं कि जिन्होंने डायग्नोज ना कराया हो, लक्षणों को वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके टाले जा रहे हों, जो डायग्नोज ना हुआ हो। हाँ, बहुत सारी बार ऐसा आप मिस कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसे ही सिम्टम्स आते हैं, जैसे थकान होना, बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, जो कि मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ वायरल डिजीज़ का भी होता है। तो लोग उसको इग्नोर भी कर देते हैं, या कई ये बार विटामिन की कमी वगैरह समझ करके। विटामिन की कमी की समझ के कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं वो इग्नोर करते रहते हैं। शुरुआती लक्षण क्या होंगे सर इसके, अगर कोई जागरूक रहना चाहे इस बीमारी के प्रति? और जैसा आपने बताया कि थकान, कमज़ोरी और बुखार, क्या यही शुरुआती लक्षण है, या बिल्कुल मैं प्राइमरी से पूछ रहा हूँ, क्या लक्षण होते हैं? हाँ, एक्चुअली इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स इसको मैं बोलूँ, थकान हो गया, बुखार हो गई, जोड़ों में दर्द हो गया, चमड़ी पे लालिमा हो गई, बाल के झड़ना हो गया, यही शुरुआती लक्षण होते हैं। और पर्टिकुलर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जा कर के ये और आगे बढ़ जाती है। लालिमा मतलब कैसे? रैशेज होते हैं? रैशेज होते हैं। क्या नसें दिखती हैं कुछ ऐसा? नहीं, नशे नहीं, इसमें चेहरा लाल हो जाना, चेहरे पे चकत्ते पड़ जाना, जिसको कुछ उभार भी होते हैं, जो फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं जिसमें। अच्छा, फोटो सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपको जैसे ही धूप में जाते हो तो वहाँ पे और ज़्यादा लाल हो जाएगा, ईचिंग भी होगी, और वो परसिस्ट भी करेगा काफ़ी लंबे समय तक। और अगर ये शुरुआत में डायग्नोज नहीं होता है तो और कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट कर सकता है शरीर के? यदि शुरुआत में डायग्नोसिस नहीं बना तो ये शरीर का कोई भी भाग इन्वॉल्व कर सकता है। मैं ऊपर से शुरू करूं तो न्यूरोलॉजिकल, आईज, ओरल तो होता ही है, वैसे भी ओरल अल्सरेशन होते हैं, कार्डियोपल्मोनरी जिसमें कार्डियक का पार्ट होता है कि आपका तीन पार्ट होते हैं, 3 झिल्लियाँ होती हैं, पेरिकार्डाइटिस जिसमें कि 2 झिल्लियों के बीच में पानी भर जाता है, और प्लूरल इफ्यूजन जिसको बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भरना, फेफड़ों में निमोनिया हो जाना, और कभी कभी क्या होता है कि आपका ब्लीडिंग भी हो जाती है फेफड़ों के अंदर, जिसमें आपके कफ के साथ में, बलगम के साथ में ब्लड आता है, तो आपको पता लगता है। सर, आपके पास अगर मरीज़ आता है ऐसे सिम्टम्स के साथ, तो फिर जैसे आप बता रहे हैं कि इसके सिम्टम तो बहुत मिमिक कर रहे हैं कई तरह से, कई बीमारियों से, बिल्कुल। तो फिर कैसे इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? किन लक्षणों से आप ये श्योर होते हैं कि इसको एक बार ये टेस्ट भी करा लेते हैं? और कौन सा टेस्ट कराया जाता है इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए भी बताइएगा। ये बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसके सिम्टम्स और साइन हो गए, और फिर आप एग्जामिन करते हो कि ये उसी के ही सिम्टम्स और साइन हैं। फिर आपके लेबोरेटरी टेस्ट आते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में ANA है। ANA सेंसिटिव टेस्ट है, वैसे ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। दैट मीन्स आप ANA नेगेटिव है तो ये कह सकते हो कि इसको SLE नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव है तो ये नहीं कहोगे कि SLE है ही। ANA मतलब एंटीबॉडी टेस्ट है क्या कोई? ANA मीन्स एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। अच्छा। वैसे तो ये मिसनोमर है, क्योंकि एक कोई पर्टिकुलर सेल के अगेंस्ट जितनी भी एंटीजन होती हैं उनमें से किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन सकती है, लेकिन एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है नाम, जिसको ANA बोलते हैं। आजकल इसको एंटी सेल एंटीबॉडी बोलते हैं। मैं देख रहा था, इसको गूगल कर रहा था कि चेहरे पर एक तितली के जैसे पंख होते हैं, वैसे चकत्ते पड़ते हैं। वो क्या क्या क्यों होते हैं? वो चकत्ता तो आपने बताया कि लाल हो जाता है,
और धूप में निकलने से। हाँ। और कुछ मैं देख रहा था पैर पे भी कुछ फोटोज थी, उसमें हाथ पे भी चकत्ते कि पतली नसें से जाला जैसा थोड़ा सा ऐसे दिख रहा था हाथ पे, वो क्या है? एक्चुअली जैसे ये प्राइमरी सिम्टम है कि एडवांस है? ये प्राइमरी ही हो जाता है वैसे कहें तो, एडवांस का तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये नाम ही इसी से पड़ा है। जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था, लैटिन वर्ड है वोल्फ बाइट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये फोटो सेंसिटिव रैश होती हैं जो कि यहाँ जहाँ धूप पड़ती है, जैसे चेहरे पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है तो वहाँ पे मेलर रैश बोलते हैं इसको। और बाकी इसमें काफ़ी लीजन स्किन पे भी आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो उसमें एक्यूट लूपस हो गया, जिसको सब एक्यूट भी बोल देते हैं, कभी कभी क्रोनिक लूपस और डिस्कोइड लूपस ऐसे भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के इसके में स्किन लीजन होते हैं, लेकिन ये रैशेज होते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव होते हैं और सन एक्सपोज्ड एरिया में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक सवाल सर मुझे ये पूछना था, आप इतने साल से एम्स में हैं, कि इसको पहचानने में पेशेंट देरी क्यों करते हैं, डॉक्टर के पास आने में देरी क्यों हो जाती है? इसमें मैं कहूँ केवल पेशेंट ही जिम्मेदार नहीं है, और उसके लिए डॉक्टर भी जिम्मेदार होता है कि कई बार वो उसको इग्नोर भी कर देते हैं सिम्टम्स को। प्लस आपका ये है कि वो भी अवेयर नहीं है कि SLE के लिए ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसमें ANA कराने में, जिनको मैं कह रहा था कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी कराने में भी देरी हो जाती है, या फिर वो पेशेंट अपने आप इग्नोर करता रहता है कि थकान मुझे ऐसे ही आ रही होगी, तो ये कमज़ोरी है वो भी ऐसे ही आ रही होगी, चकते हैं वो वैसे ही होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इग्नोर करते रहते हैं, और मरीज़ को इन्फेक्शन से मिमिक हो जाता है। इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है और प्राइमरी फिजिशियन यूजुअली इन्फेक्शन से ही डील करते हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ को वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे करके इन्फेक्शन को कोरिलेट करते हैं, वो ज़्यादा सिम्टम्स सारे। सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसमें अगर जल्दी डायग्नोज हो जाए हाँ तो फिर मैनेज करना आसान होता है। बिल्कुल। तो आप मुझे कुछ ऐसे केसेस बताइए जिसे लोग सुन करके सावधान रहें, कि आप पेशेंट आया हो कुछ और सिम्टम लेकर के और आपने डायग्नोज किया हो, कुछ ऐसे केसेस अगर आप बताना चाहें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली अभी पेशेंट हमारे अंडर एडमिट है, उसमें क्या है कि आज से 20 साल पहले उसको प्लेटलेट कम हुई थी। तो उसको बोलते हैं इम्यून मेडिएटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ITP। और उसमें क्या हुआ कि उस समय ANA पॉजिटिव था, उसका स्टेरॉइड दिया गया, इम्प्रूव हो रही थी प्लेटलेट, और उसके बाद में कभी इम्प्रूव नहीं हुई तो उसकी तिल्ली भी निकाल दी गई। और फिर अब जा कर के उसके कुछ और एडवांस टेस्ट हुए तो उसमें पता लगा कि उसको dsDNA, जो कि हम आगे डिस्कस भी कर लेंगे, dsDNA एंटीबॉडी होती है, काफ़ी स्पेसिफिक होती है इस SLE के लिए। और फिर उसको क्या है कि प्रोटीन भी निकलने के लिए किडनी भी इन्वॉल्व हो गई। अब उसकी किडनी बायोप्सी करने में पता लगेगा कि कितना उसका स्टेज है। तो इस टाइप से मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उसको पहले केवल ब्लीडिंग एपिसोड हो रहे थे, प्लेटलेट कम हो रही थी, उसके लिए तिल्ली भी निकालनी पड़ गई। यदि वो शुरुआत में ही SLE डायग्नोसिस बन जाता। तिल्ली क्या कह रहे हैं सर? तिल्ली मतलब स्प्लीन होता है। अच्छा। इसको ऐसे यूजुअली ITP में इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि प्लेटलेट वहीं टूटती हैं, तो उसको निकालने से कई बार फ़ायदा भी होता है, इसलिए वो निकाल देते हैं। तो प्लेटलेट ना टूटें, तो उसको उस समय फ़ायदा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये डिजीज़ डेवलप हो गई। यदि उसी वक्त ये डायग्नोसिस बन जाता तो हम कुछ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे करके उसको ये प्लेटलेट टूटना भी रोक सकते थे, डायग्नोसिस भी अर्ली हो जाता, जिसमें क्या कि किडनी का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता और तिल्ली भी बच जाती है उसकी। तो ऐसा आपने देखा है कि अगर इस बीमारी में देरी की गई तो बीमारी किडनी तक पहुंच जाती है, और किडनी तक पहुंचती है तो पहले प्रोटीन लीक करता है, या कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बिना प्रोटीन लीक किए भी हो सकती है इसमें? एक्चुअली बिना प्रोटीन लीक किए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो नहीं होती है, लेकिन यूजुअली यूरिन टेस्ट नहीं कराते हैं तो हमको पता नहीं लगता है कि प्रोटीन भी निकल रहा है या कुछ RBC या WBC भी उसमें आ रहे हैं। तो सिम्टम्स एक्चुअली आते नहीं हैं। किडनी का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो कोई सिम्टम्स नहीं होते। आप यूरिन टेस्ट करवाते हो तो ही पता लगता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि मरीज़ को प्रोटीन निकल रहा होता है, ज़्यादा प्रोटीन निकल रहा होता है तो झाग बनते हैं यूरिन में, तब वो नोटिस कर सकता है कि हाँ मेरे को हो सकता है कि झाग बन रहे हैं, प्रोटीन या अनयूजुअल स्मेल हो उसकी। अनयूजुअल स्मेल भी हो सकती है, लेकिन झाग ज़्यादा बनते हैं। कितनी जागरूकता है सर हमारे यहाँ लूपस को लेके? आप तो इस देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान में हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। कितने जागरूक है हिंदुस्तान की जनता इस बीमारी को लेकर? अभी तो मैं कहूँ कि कम ही जागरूक है, लेकिन अवेयरनेस तो बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ तो रही है,
लेकिन उतनी नहीं है जिसके लिए हम कहें कि नहीं अभी हमको रुक जाना चाहिए। अभी जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक आईटीपी का पेशेंट अब किडनी डिजीज़ तक पहुंच गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि मैं कहूँ कि न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, हीमेटोलॉजिकल भी होता है, कार्डियोपल्मोनरी भी होता है। तो इसमें कुछ ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट ऐसे होते हैं जानलेवा भी हो सकते हैं। यदि आप टाइमली आइडेंटिफाई नहीं किया उनको तो जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमको और ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। और ट्रीटमेंट के लिए अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये एक तरह की विद्रोह की तरह ही अपने बॉडी में काम करती है। तो विद्रोह को जितना जल्दी दबा दो आप तो नुकसान कम होता है। तो उस टाइप से हम कहूँ तो आप इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी अर्ली इनिशिएट करो, डिजीज़ को रेमिशन में लाइए, शांत कीजिए, फिर आप है वो छोटी मोटी दवाओं से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बार ट्रीटमेंट का आप 0 to 10 एक बार समझा दीजिए, प्लान क्या रहता है। क्यों आप कह रहे हैं कि इम्यूनोसप्रेंट देते हैं आप, इम्यूनोसप्रेंट कब देते हैं, किस स्टेज में बीमारी है, और किस स्टेज में बीमारी है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप? देखो, वैसे तो इसकी स्टेजिंग नहीं है, केवल किडनी बायोप्सी में कुछ आप नेफ्राइटिस की स्टेजिंग बोल सकते हो। लेकिन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, एज, आपके सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, इन सबको मिला करके आप डिसाइड करते हो। जैसे कि मैंने कहा कि ये रिप्रोडक्टिव एज में होती है। तो हमको कई बार क्या होता है कि जैसे 25-30 साल की लड़की है, उसको हमको ओवा भी मतलब देखना पड़ता है कि आगे प्रेगनेंसी प्लान करेगी तो उसका ओवम प्रिजर्व होना चाहिए। तो उस समय हम ऐसी दवाइयाँ चूज करते हैं जो कि उसको ओवम को नुकसान न पहुंचाए। तो शुरुआत में मैं कहूँ कि हम स्टेरॉइड से शुरू करते हैं। स्टेरॉइड है वो यूजुअली जल्दी काम करता है और ये थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट भी रखता है, लेकिन इसको हम लंबा नहीं चलाते हैं। लंबा चलाएंगे तो फिर हमारे लिए ये ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करवाता है। साइड इफ़ेक्ट स्टेरॉइड की, जैसे कि मैं कहूँ, लोगों में एक डर भी है स्टेरॉइड को लेकर, खासकर कोविड के बाद लोग हिचकते हैं, भले ही वो उनकी जान बचाने वाली दवा हो फिर भी। हाँ, ये जान बचाने वाली दवा है और ये जल्दी काम करती है। इसको यदि आप बैलेंस वे में यूज़ करो तो काफ़ी अच्छी दवा है। अच्छा, और इम्यूनोसप्रेंट कब शुरू करते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट हम तब देते हैं जब हमको लगता है कि अब ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है वो शुरू हो गया है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल है, जिसमें हम कहें कि आपका सीजर डिस आ रहे हैं या फिर उसको साइकोसिस हो गया है। हीमेटोलॉजिकल में जैसे मैंने कहा कि आईटीपी है वो स्टेरॉइड रेस्पॉन्सिव नहीं है, बार बार हो रही है। एक होता है कि आरबीसी टूटने लग जाते हैं, जिसमें ऑटो इम्यूनो हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। उस कंडीशन में भी हमको इम्यूनोसप्रेसेंट देना पड़ता है। कार्डियोपल्मोनरी जानलेवा हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी यदि आपको मायोकार्डाइटिस हो गया है, आपको बार बार प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो रहा है, आपको कैपिलराइटिस होकर के आपको ब्लीडिंग हो रही है, न्यूमोनिया, लूपस न्यूमोनिया हो गया, तब आपको इम्यूनोसप्रेशन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और इमिडिएटली आपको इम्यूनोसप्रेशन देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये डिजीज़ इतनी फास्ट ग्रो करती है कि उस समय आप कई कंट्रोल नहीं कर पाते फिर आगे। सर, बाल भी झड़ते हैं इस बीमारी में? कई लोगों ने लिखा था कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने वो थोड़ा मिस किया, लेकिन बाल झड़ जाते हैं, ये एक कॉमन फाइंडिंग है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इम्यूनोसप्रेंट चल रहे हैं किसी को, उसकी इम्यूनिटी को आपने घटाया, और ये कैसे ये थिन लाइन मैनेज करते हैं आप कि इम्यूनिटी घटा रहे हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस भी आ सकते हैं बॉडी में, बिल्कुल, और इम्यूनिटी अगर आप नहीं घटा रहे हैं तो वो इम्यूनिटी और जानलेवा है आपके शरीर के लिए। ये कैसे मैनेज करते हैं इस थिन लाइन को? ये वैसे तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जो इम्यूनिटी, जैसे मैंने कहा कि शरीर में तो विद्रोह हो गया है, तो वो इम्यूनिटी अपने एक्सटर्नल थ्रेट्स को पहचानने में देरी कर देती है। तो वैसे ही ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो जाती है सेली। तो हमको इस इम्यूनिटी को तो दबाना ही दबाना है, जो कि ऑटो इम्यूनिटी है। फिर जो बनेगी इम्यूनिटी वो आपके फायदे के लिए बनेगी। अच्छा, हाँ, तो एक तो ये हो गया कि ट्रीटमेंट देने से आपकी इम्यूनिटी है वो कम नहीं हो रही है, बल्कि अच्छी वाली इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाएगी बाद में। दूसरी बात ये कि हमको कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वैक्सीनेशन है, वो भी करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ, वैक्सीनेशन का मतलब है कि आपका
कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन हो गई, मेनिंगोकोकल वैक्सीन हो गई, फ्लू वैक्सीन है वो हर साल लगानी होती हैं। तो ऐसे आप इनको कुछ कुछ कॉमन बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए आप वैक्सीनेशन कर सकते हो इसमें। मतलब आप इलाज और टफ ना हो जाए, आप लूपस का इलाज कर रहे हैं और साइड में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई वायरल हो गया तो बिल्कुल वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इलाज आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लूपस का मरीज ठीक हो सकता है पूरी तरह से? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो सकता है। 90% से ज़्यादा मरीज़ तो ठीक ही चलते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि दवाइयाँ लंबी चलती हैं, और आप यदि डॉक्टर के अंडर रहोगे तो वो मैनेज कर लेते हैं दवाइयाँ ऊपर नीचे करके, और आपको जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कि दवाई कितनी चाहिए, कितने सिम्टम्स हैं, क्या सीवियरिटी है, तो इसीलिए हम बार बार उनको बुलाते हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और कमज़ोरी क्यों आती है सर? क्या इलाज के दौरान भी कमज़ोरी आती है, इलाज के बाद भी? क्योंकि पहले तो आपने बताया कि क्या कुछ शरीर के विटामिन कैल्शियम क्या सही से नहीं वो तो इसलिए आती है, और कोई पेशेंट का आप इलाज कर रहे हैं उसको कमज़ोरी आ रही है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं उसको, थकान चलने में? देखो, थकान वैसे तो इन्फ्लामेशन का ही साइन है इसमें। अच्छा। बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा होगा वायरल फीवर में भी थकान आती है, कमज़ोरी फील होती है, तो क्योंकि इन्फ्लामेशन होता है तो आपके साइटोकाइन्स ऐसे रिलीज होते हैं वहाँ पे जो आपको इंडिकेशन देते हैं कि आप रेस्ट कीजिए। तो वो एक तरह से प्रोटेक्टिव भी मान सकते हो और आपको सिग्नल भी मान सकते हो। तो जैसे बीमारी कंट्रोल करोगे तो थकान भी ठीक हो जाती है और बाकी सिम्टम्स भी ठीक हो जाते या कि आप बता रहे हैं जैसे आरबीसी टूटने लगता है उसकी वजह से भी थकान हो सकती है? हैं। हाँ जी, बिल्कुल सांस हो लेने में सकती है। दिक्कत, फेफड़े में अगर इन्फेक्शन हो गया आपका है तो? यदि एनीमिया डेवलप हो गया तो आपकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो ऑर्गन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। उस कंडीशन में आपका थकान और ये सब आ सकती है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम ये साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन है, मतलब इन्फ्लामेशन की वजह से थकान आती है। तो सर इलाज इसका जो है इतना कॉम्प्लेक्स है और इसमें स्टेरॉइड है, इम्यूनोसप्रेंट्स हैं और जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके और जो सप्लीमेंट्स हैं, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते होंगे इस इलाज की दवाओं से? क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इनके ट्रीटमेंट के दौरान आते हैं? मैं शुरुआत करूं स्टेरॉइड से, तो हमने देखा था कि स्टेरॉइड है वैसे तो काफ़ी अच्छी दवा है, लेकिन इसमें कभी कभी हमको क्या होता है कि शुगर बढ़ जाती है, वेट गेन होता है, और एक एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन होता है जिसमें कुछ पार्ट का ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है। कैटरेक्ट भी हो सकता कैटरेक्ट भी होता है, आपकी बाकी इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो हम इसको कंट्रोल्ड वे में देते हैं। सेकेंड दवा मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पिगमेंटेशन हो सकता है, जो मलेरिया में, कोविड में मलेरिया में पॉपुलर हुई थी वो। 100% यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो इसमें पिगमेंटेशन होता है, तो पिगमेंटेशन कई बार रेटिना में भी हो जाता है, तो पिगमेंटेड रेटिनोपैथी बोलते हैं उसको, तो वो भी एक साइड इफ़ेक्ट है। फिर हम कहें कि जैसे मैंने एक बार कहा था कि साइक्लोफॉस्फेमाइड एक ऐसी दवा है जो कि सीवियर डिजीज़ में न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो गए, कार्डियोपल्मोनरी, जीआई, ऐसे कंडीशन में क्या है कि हमको स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन यूज करनी होती है। जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड है वो मंथली देते हैं, उसमें ओवम का फेलियर हो सकता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन फेलियर। तो उस कंडीशन में हमको कई बार ओवम को प्रिजर्व भी मतलब वो करना कितना पड़ता है। सीवियर है, क्या प्रायोरिटी है, हमको जान बचाना प्रायोरिटी है और डिजीज़ को, उसको सिम्टम्स को मिनिमाइज करना, ठीक करना, वो ऐसे आप तय करते हाँ हैं? जी, हाँ जी। देखो, जान बचाना तो बहुत ज़रूरी है, बिना जान बचाए तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब क्या है कि पहले तो हम काउंसिल करते हैं पेशेंट को कि आपको क्या चाहिए और उसकी कंडीशन है कि भी नहीं है कि आगे कुछ ओवम को प्रिजर्व करने की या फिर उसको आगे प्रेगनेंसी प्लान करने की, उस टाइप से। तो हम उसको काउंसिल तो करते हैं, लेकिन हमको ये बताना ज़रूरी होता है कि आपकी जान बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी चीज़ें बाद की। सर कैसे समझाते हैं आप पेशेंट को? जैसे कोई कहे कि आपको ये बीमारी है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये इसके बारे में सबने सुना हुआ है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या लूपस, ये थोड़े से एलियन टर्म है किसी के लिए भी, तो कैसे समझाते हैं आप? पेशेंट सरप्राइज नहीं होती कि मुझे ये कौन सी बीमारी हुई है? बिल्कुल सरप्राइज होती हैं और कई बार तो उनको डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको उनको कंट्रोल्ड वे में ही समझाना पड़ता है धीरे धीरे कि आपका ऑटोइम्यून डिजीज, जैसे मैं बता रहा था कि ये अपनी ही
बॉडी के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो उसको शांत करना है। फिर हम बताते हैं कि क्या ऑर्गन इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्या हो सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट लाइन क्या रहेगा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, वो धीरे धीरे हमको समझाना पड़ता है। तो यदि हम आप कंट्रोल्ड वे में बताएं तो वो भी उतना घबराते नहीं हैं। हाँ, अचानक अगर बहुत ज़्यादा बताने लग जाएं कि आपका सारे ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं तो पैनिक भी हो सकता है। वो तो पैनिक हो जाएगा। फिर क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट भाग जाता है, वापस नहीं आता, और बाहर जो दावा करते हैं कि हम ऑटोइम्यून डिजीज़ या और इन ऐसी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं, तो उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो कि देसी दवाओं से इलाज करना चाहते हैं, जो इम्यूनिटी को जानते भी नहीं है कितनी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ जानते है। भी नहीं हैं। वो बहुत सारी बार तो आपको स्टेरॉइड पीस के देते रहते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि वेट गेन भी होता है, सारा को साइड इफेक्ट उसके होते हैं, और थोड़े दिनों के लिए वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बाद में वो ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाता है और पेशेंट है फिर वो फिर इरिवर्सिबल है अगर ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया तो। वो लूपस के मरीजों को सर क्या परहेज़ करना चाहिए? जैसे आपने बताया कि धूप में ये ट्रिगर हो जाता है, और क्या क्या परहेज़ करना चाहिए? जैसे मैंने कहा था कि इम्यूनिटी कम होती है, हम्म, इम्यूनिटी कम होती है तो आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है जिससे डायरिया वायरिया ना हो, पेट के इन्फेक्शन ना हो, धूप से तो बचना ही बचना है। और बाकी डाइट का आप जैसे कह रहे थे कि उसमें विटामिन भी लेने होते हैं, क्योंकि आप धूप से तो बचते हो, तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है। खाना बाहर का ना खाएं। सर अब डायग्नोज हो गया, ट्रीटमेंट प्लान आपने समझा दिया, मुझे ये बताइए कि मरीज़ को और मरीज़ के परिवार को कैसे मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए? बढ़िया सवाल है। एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि इसको कंट्रोल्ड वे में ही बताया जाता है, तो पहले तो हम ये धीरे धीरे आपके बीमारी के बारे में बताते हैं, इलाज के बारे में बताते हैं, फिर ड्यूरेशन एकदम से रिवील कर दें कि बहुत लंबा चलेगा तो पेशेंट घबरा जाता है। अच्छा। तो दो तरीके से हम करते हैं कि आपका इलाज तो चलेगा लेकिन इसको धीरे धीरे हम कम कर देंगे, तो पेशेंट को हौसला बढ़ जाता है कि हाँ ठीक है, इलाज कम हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। और रिश्तेदारों को ये कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ जी सकती है, इसकी शादी भी हो सकती है, इसके बच्चे भी हो सकते हैं, तो उस वे में हम उनको काउंसिल करते हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ हम तो सरकारी में काम करते हैं तो हमारे लिए तो वो भी आसान है कि आप टेस्ट हैं वो लगभग फ्री हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। तो फ्रिक्वेंटली टेस्ट कराने की बात कहते हैं कि बार बार टेस्ट करा करके आना, जिससे आपकी बीमारी फ्लेयर होने से पहले ही पता लग जाए। और उनको ये से भी बताते हैं कि फ्लेयर होने के सिम्टम्स पहले ही आइडेंटिफाई हो जाए, तो उसके लिए एक तो फ्लेयर के लिए वो तैयार रहें, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए वो तैयार रहें, प्लस आप उसको यदि आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हो या फिर कुछ बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। कई बार क्या होता है कि मरीज़ डिप्रेशन में चला जाता है, तो उस समय आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो समय आप यदि आपके आसपास वाले जानते हैं कि SLE में एक SLE की वजह से भी मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, या फिर उसको ये सोच करके कि लंबा इलाज लेना है और लंबी दवाएं चल रही हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, तो दोनों ही कंडीशन में आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प लें और रूमेटोलॉजिस्ट दोनों मिल करके उसका इलाज करें तो बेहतर होगा। कुछ ऐसे केसेस बताइए जहाँ पेशेंट शुरू में जो है बहुत होपलेस हुआ हो, लेकिन बहुत हिम्मत से अपना इलाज करा करके जागरूक होकर के परिवार के सपोर्ट से और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा हो। मेरा एक ही पेशेंट, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन अभी है जिसको काफ़ी मसल वीकनेस थी और काफ़ी ज़्यादा स्किन लीजन्स थे और बार बार फ्लेयर हो रहा था, बार बार हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा था और इन्फेक्शन भी हो रहे थे। तो उसको फिर कंट्रोल्ड वे में कि हमको कई बार एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती हैं, कई बार यदि इन्फेक्शन के साथ में होता है तो हमको एक IV IgG होता है, जिससे वो दोनों को कि आपका इन्फेक्शन रेट भी नहीं बढ़ाएगा प्लस डिजीज़ भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो वो भी थोड़ी सी महंगी पड़ती है लेकिन वो देना पड़ता है। तो इस वे में उसका इलाज करके आज वो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल रेमिशन में है और अब उसकी शादी का ही प्लान चल रहा है। तो होते हैं ऐसे पेशेंट। तो मतलब नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं आप, बस इस बीमारी से डर कर जो है घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल अल्टरनेटिव मेडिसिन नुस्खे अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। शार्प और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है इसका। यस। और बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है, ऐसा आपसे बात करके लग रहा है। हाँ। तो इसका इलाज संभव है, डरना नहीं है बस।
बिल्कुल डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी होती है, उसमें डिसरेगुलेशन की वजह से होती है। तो ये चीज़ आप अल्टरनेटिव मेडिसिन वालों को कैसे समझ में आएगी? उनको तो समझ में आ ही नहीं सकती। तो हम उसको यदि देखते हैं कि डिजीज़ कितनी कंट्रोल है, उसमें हम करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट लेवल करते हैं, C3 C4 DSDNA लेवल करते हैं, यूरिन की जांच करते हैं कि प्रोटीन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यदि RBC टूट रही है तो उसमें और भी टेस्ट करते हैं। तो ये सब टेस्ट करके हम देखते हैं कि आपकी बीमारी कितनी रह गई है, कितनी कंट्रोल है। ये चीज़ तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज़ का तो बिल्कुल समझ में नहीं है। तो रोमेटोलॉजिस्ट ही बेहतर होगा उसके लिए। शुक्रिया सर आने के लिए। मुझे लगता है कि लूपस से जुड़े हमने सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और जो इस बातचीत को सुन भी रहे होंगे उन्हें भी काफ़ी हिम्मत मिली होगी। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे लूपस से जुड़े मेरे सवाल और डॉक्टर दानवीर के जवाब। उम्मीद है आपको इससे इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।